Hello everyone, this is CA Keval Mota, and now we are going to learn the composition scheme chapter in GST. The composition scheme chapter is contained in section number 10 of CGST Act. ठीक है, अब तक हम लोगों ने जितना सेक्शन नंबर पढ़ा वो हम लोग सेक्शन नंबर रिवाइज करेंगे पहले। सेक्शन नंबर 7 सीखा था सप्लाई अंडर जीएसटी, ओके, दैट इज स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सेक्शन नंबर 9 चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, ये तीन सेक्शन सीजीएसटी एक्ट के हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। आईजीएसटी एक्ट की हम अगर बात करें तो सेक्शन नंबर 5 चार्जिंग सेक्शन ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर 7 इंटर स्टेट सप्लाई। सेक्शन नंबर 8 इंट्रा स्टेट सप्लाईज। सेक्शन नंबर 9 सप्लाई फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर्स। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने किया हुआ। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन नंबर 10 कंपोजिशंस की। इसका पहले मैं आप लोग को एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, देन वी विल मूव अहेड। अब मान के चलो कि आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2023 ये दिन से आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अभी अज्यूम करते हैं कि 30 सितंबर 2023 तक, 30 सितंबर 2023 तक आप लोगों का टर्नओवर जो था वो था 20 लाख रुपीस। ओके, मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने का कोई जरूरत नहीं था। तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक हो सकता है कि आप लोग अनरजिस्टर्ड रहे हो। ओके, क्यों अनरजिस्टर्ड रहे हो? क्योंकि आप लोग का टर्नओवर जो है वो गवर्नमेंट ने दिया हुआ जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उस लिमिट से कम है। ओके, जो थ्रेशोल्ड लिमिट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया था 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपए तक ही आपका टर्नओवर था। तो आपको रजिस्ट्रेशन का कोई जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन 1 अक्टूबर से, ओके, फ्रॉम 1 अक्टूबर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से लेकर के जो भी आप लोग सेल्स करोगे, ओके, वो जीएसटी में लायबल हो सकता है। ओके, जीएसटी में लायबल होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि 20 लाख रुपए का हम लोग का जब टर्नओवर क्रॉस हुआ है तब हम लोग को रजिस्ट्रेशन लेना है, बराबर है, सिंपल। लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दो टाइप के होते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ पर्सन हु कैन टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ठीक है, आप लोग दो टाइप में से किसी भी टाइप का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, अभी आपका टर्नओवर जैसे ही 20 लाख रुपया क्रॉस होगा आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेने के आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला ऑप्शन है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। अगर कोई इंसान नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेता है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का मतलब हुआ ऐसा रजिस्ट्रेशन जिसमें कोई कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन मतलब कि सारे लोग आ सकते हैं। ओके, एंड कंपोजिशन स्कीम एक स्पेसिफिक टाइप का है। ओके, कंपोजिशन स्कीम एक स्पेसिफिक टाइप का रजिस्ट्रेशन है जिसमें बहुत सारे कंडीशंस आप लोग को फुलफिल करने पड़ेंगे। ओके, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड what is the difference between normal registration and composition scheme registration. Okay. अभी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन एंड कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन हम लोग इसका डिफरेंशिएशन का डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो भी पर्सन नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेता है, ओके, वो पर्सन अपने रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट कर सकता है एंड गवर्नमेंट को पे कर सकता है। ओके, एकदम सिंपल है। फॉर एग्जांपल एक सप्लायर है जो जीएसटी में नॉर्मल में रजिस्ट्रेशन ले चुका है। ओके, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, इसको हम लोग जीएसटी के लैंग्वेज में बोलते हैं रेगुलर। ओके, रेगुलर रजिस्ट्रेशन। अगर इस पर्सन ने किसी भी रिसिपिएंट को सप्लाई किया, ओके, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज का गुड सप्लाई किया, तो यहाँ पर जो सप्लायर है उसको 1,800 का जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ओके, 1,800 का जीएसटी चार्ज करना है एंड टोटल इट विल बिकम 11,800। सो रिसिपिएंट इन दिस केस
वुड बी लायबल टू पे 11,800 टू द सप्लायर। क्या आपको समझ में आ रहा है? मतलब इन सिंपल वर्ड्स, सप्लायर कैन चार्ज जीएसटी टू इट्स रिसिपिएंट इन द नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में सप्लायर अपने रिसिपिएंट से जीएसटी चार्ज कर सकता है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम वाला रजिस्ट्रेशन में अगर कोई पर्सन है तो वो चार्ज नहीं कर सकता। एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर समझो यही पर्सन कंपोजिशन स्कीम में होता, अगर, ओके, कंपोजिशन स्कीम में होता, तो कंपोजिशन स्कीम वाला अगर ये पर्सन है, इसने कुछ चीज अगर 10,000 रुपीज में सेल किया, ओके, किसी रिसिपिएंट को, तो यहाँ पर जो सप्लायर है उसको सिर्फ 10,000 रुपीज ही मिलेगा। ही कैन नॉट चार्ज जीएसटी, ही कैन नॉट चार्ज जीएसटी। वो सिर्फ 10,000 रुपया ही चार्ज कर सकता है, दैट इज गुड्स का सेल वैल्यू, बस। पॉइंट इज क्लियर क्या? सबको समझ में? सो कंपोजिशन पर्सन कैनॉट चार्ज जीएसटी, ओके, ही कैनॉट चार्ज जीएसटी। बट नॉर्मल रजिस्ट्रेशन वाला पर्सन कैन चार्ज जीएसटी, ओके। इसको हम लोग पॉपुलरली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, एफसीएम। ओके, गेटिंग द पॉइंट? सेकंड पॉइंट, इसको फर्स्ट करना, फर्स्ट। अभी अगर ऐसा है तो फिर सारे लोग कंपोजिशन स्कीम में चले जाएंगे। ओके, सिंपल ना। आपको जीएसटी अगर चार्ज ही नहीं करना तो आपका एमआरपी कम रहेगा, तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम में ही जाओगे ना नॉर्मली। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम लोग सेकंड डिफरेंशिएशन की ओर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मिस्टर ए है। मिस्टर ए सप्लाइड गुड्स टू अ पर्सन हु इज गोइंग टू फर्दर सप्लाई टू अनदर पर्सन। ओके, यहाँ पर भी सेम एग्जांपल लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा रजिस्ट्रेशन का टाइप चेंज कर लेंगे। मिस्टर ए है, उसने किसी पर्सन को सेल किया। अब ये पर्सन आगे सेल कर रहा है। ओके, अभी सुनो ध्यान से। मिस्टर ए सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू, इसको नाम देते हैं मिस्टर बी एंड इसको सी। यहाँ पर भी इसको बी और इसको सी। 10,000, 1,800। तो मिस्टर ए ऑब्वियसली ही वुड बी इन नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, इसीलिए वो जीएसटी चार्ज कर रहा है। ठीक है। अब अगर बी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में है, ओके, एंड ये गुड्स बेचने वाला है 15,000 रुपए में, तो बी को कितना जीएसटी चार्ज करना है? 18% के हिसाब से 2,700 रुपया। सो टोटल कितना हो जाएगा? 17,700। ओके। अभी यहाँ पर मुझे आप लोग सोच समझ के बताओ, हाउ मच जीएसटी बी वुड बी लायबल टू पे टू गवर्नमेंट? कैन आई से 2,700 माइनस 1,800। 2,700 is the output tax liability and 1,800 is the ITC of B। ओके, तो बी कितना जमा करेगा गवर्नमेंट को पैसा? 2,700 तो पे करना था, लेकिन बी क्या बोलेगा, सर मैंने ए को 1,800 रुपया जीएसटी के नाम पे दिया है, तो मैं ए को 1,800 रुपया जो दिया हूँ वो मैं आपको नहीं दूंगा। 2,700 माइनस 1,800, दैट इज 900 रुपीज। 900 रुपीज बी वुड बी लाइबल टू पे टू गवर्नमेंट। आया क्या समझ में? मतलब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये जो 1,800 का जीएसटी लग के आया था अपने सप्लायर से, बी ने उसका बेनिफिट उठाया। ओके, लेकिन अगर यही केस हम लोग कंपोजिशन स्कीम में लें तो कुछ इस तरीके से होगा। 10,000 में ए ने सप्लाई किया बी को, 1,800 का जीएसटी चार्ज हुआ है, टोटल बिकेम 11,800। क्लियर? अब यहां पर बी अगर कंपोजिशन स्कीम वाला है, बी इज इन कंपोजिशन स्कीम, तो बी को ये 1,800 का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इट मींस बी के लिए कॉस्ट कितना हो जाएगा? 11,800 इज द कॉस्ट। गेटिंग द पॉइंट? ये इसका कॉस्ट हो गया। लेकिन फर्स्ट वाले केस में व्हाट वुड बी द कॉस्ट? कॉस्ट वुड हैव बीन 10,000, क्योंकि 1,800 का आईटीसी मिल रहा है फर्स्ट केस में। लेकिन हम सेकंड केस की अगर बात करें तो आईटीसी कंपोजिशन स्कीम वाले को नहीं मिलता। सेकंड पॉइंट क्लियर है क्या? कंपोजिशन स्कीम वाले को आईटीसी नहीं मिलता। ओके। अभी वो 15,000 रुपया अगर 15,000 में सेल कर रहा है आगे, ठीक है, तो यहाँ पर तो फिर नुकसान हो जाएगा ना कंपोजिशन वाले का। आईटीसी भी नहीं दिया एंड 15,000 पे जीएसटी भी मांग रहे हो, पर मैं चार्ज भी नहीं कर सकता, मतलब कि हर जगह से नुकसान दिख रहा है। पॉइंट समझा गया? देखो, फर्स्ट फर्स्ट वाला जो डिफरेंशिएशन था उसमें क्या सीखा? आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते।
ठीक है। सेकंड वाले में क्या सीखा, आईटीसी नहीं ले सकते। ओके, मतलब यहां पर देखने गए तो दोनों बाजू से कंपोजिशन का नुकसान दिख रहा है कि कंपोजिशन पर्सन बेचारा जीएसटी चार्ज भी नहीं कर सकता, आईटीसी भी नहीं ले सकता। तो क्या फायदा रहेगा कंपोजिशन स्कीम का, वो थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो 15,000 रुपया है उसके ऊपर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम वाले को कंसेशनल रेट पे करना है। कंसेशनल रेट का मतलब हुआ जस्ट 1% और 5%। लेकिन नॉर्मल वाले पर्सन को 18%, 28%, 12% ऐसा जीएसटी चार्ज करना पड़ता है। ओके, तो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन इज टैक्स टू बी चार्ज्ड एट नॉर्मल रेट्स। एट नॉर्मल रेट्स का मतलब हुआ से 18%, 12%, 28%, 5% भी एक रेट है। ओके, इस तरीके का जो भी रेट रहेगा उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करना है। लेकिन अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम में है, ओके, तो पहली बात तो वो चार्ज नहीं कर सकता। ये तो बात आप लोग को मालूम है, ही कैनॉट चार्ज जीएसटी, कैनॉट चार्ज जीएसटी। बट उसको पे जो करना है उसको कंसेशनल रेट पे करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट, कंसेशनल रेट पे जीएसटी पे करना है। कंसेशनल रेट का मतलब होता है से 1%। आगे आएगा डिटेल में, ठीक है। 1% एंड 5%, दो ही रेट है, दो ही रेट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर नॉर्मल पर्सन 10,000 रुपीज का मार्कर सेल कर रहा है, ठीक है, मार्कर पेन सेल कर रहा है, मार्कर पेन के ऊपर जीएसटी का रेट समझो 18% है, तो ये वाले पर्सन को 18% जीएसटी चार्ज करना है एंड 1,800 रुपीज पे करना है। लेकिन ये पे करने के लिए वो आईटीसी का इस्तेमाल कर सकता है। ओके, लेकिन अगर हम लोग कंपोजिशन स्कीम की बात करें तो उसको जीएसटी चार्ज नहीं करना है, लेकिन 1% पे करना है। ओके, 100 रुपीज। लेकिन यहाँ पर ये 100 रुपीज को पे करने के लिए कोई आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला। यू कैन नॉट अवेल आईटीसी टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। गेटिंग द पॉइंट। सो डिफरेंस क्लियर हुआ क्या। अभी और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट। जो नॉर्मल पर्सन है, ओके, एक बार अगर आप नॉर्मल पर्सन में आ चुके हो, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में अगर आप लोग आ चुके हो, ओके, उसके बाद आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो, लेकिन वो आपका विश है, आपका विश है वो। ओके, इफ यू आर अंडर अ नॉर्मल स्कीम, ओके, एंड यू वांट टू गो इनटू कंपोजिशन स्कीम, तो कंपोजिशन स्कीम का सब क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद आप लोग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन है कि कंपोजिशन स्कीम में जितने भी क्राइटेरिया लिखे हुए हैं वो सब क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग कंपोजिशन स्कीम में हो, ओके, आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट दिया हुआ है 1.5 सीआर का, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में थे पहले और आपका टर्नओवर जैसे ही 1.5 सीआर क्रॉस हुआ, जैसे ही 1.5 सीआर क्रॉस हुआ, तो आप लोग को नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में जाना ही पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी, नॉर्मल में जाना ही पड़ेगा। इसका बोलने का ये मतलब है मेरा कि कंपोजिशन स्कीम एक बेनिफिशियल प्रोविजन है, लेकिन इट इज लिमिटेड अप टू सर्टन टर्नओवर लिमिट। ठीक है, मतलब जब तक आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक नहीं पहुंचता तब तक ही आप कंपोजिशन स्कीम में हो। ठीक है, उसके बाद आपको नॉर्मल लेना पड़ेगा। सो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन इज फाइनल। ओके, तो क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम लोग अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं तो क्या हमको कंपोजिशन में जाना पड़ेगा, उसके बाद 1.5 करोड़ का टर्नओवर करने के बाद नॉर्मल में जाना पड़ेगा, या फिर क्या हम स्टार्टिंग से नॉर्मल में जा सकते हैं। आंसर इज स्टार्टिंग से नॉर्मल में भी जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि स्टार्टिंग में कंपोजिशन ही होना चाहिए उसके बाद ही नॉर्मल में जाना है, ऐसा कुछ नहीं। स्टार्टिंग से डे वन से नॉर्मल में जाना है, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप द डिफरेंशिएशन बिटवीन कंपोजिशन स्कीम एंड नॉर्मल स्कीम इज वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। ओके, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हुआ। अभी हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर इज कंटेंट इन सेक्शन नंबर 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट।
अब सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये कहता है कि सेक्शन नंबर 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये कह रहा है कि कंपोजिशन स्कीम सभी को नहीं मिलने वाली। किसको मिलने वाली है? जिनका एग्रीगेट टर्नओवर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1.5 सीआर तक था, उन्हीं को मिलेगा। या तो फिर 75 lakhs इन सम स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ओके, स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन से होते हैं बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? कंपोजिशन स्कीम सभी को नहीं मिलना है। किस किस को मिलना है? जिनका एग्रीगेट टर्नओवर, ओके, एग्रीगेट टर्नओवर इसका डेफिनेशन है, ये पूरा एनालाइज करेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में, अभी ये पिछले साल के साथ साथ हम लोग और एक कंसेप्ट भी पढ़ने वाले, दैट इज फर्स्ट सप्लाईज। ओके, फर्स्ट सप्लाईज का एक कंसेप्ट आएगा, वो भी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड बी अप टू 1.5 सीआर, शुड बी अप टू 1.5 सीआर। मतलब अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा था, तो आप करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर एग्जांपल 2 करोड़ था, तो क्या करंट ईयर में आप कंपोजिशन ले सकते हैं क्या? नहीं। यू कैन नॉट टेक कंपोजिशन स्कीम फॉर करंट ईयर बिकॉज योर टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर वॉज मोर देन 1.5 सीआर और 75 lakhs। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कब 75 lakhs लेना है, कब 1.5 लेना है, ये पूरा डिस्कशन होगा। समझ में आया यहाँ तक? नाउ लेट अस एनालाइज दिस प्रोविजन। मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, अभी हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। अभी एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को 4 चीजें ऐड करनी है एंड 2 चीजें लेस करनी। ठीक है, इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स। देखो, एग्रीगेट टर्नओवर का बेसिक मीनिंग होता है आपका सेल्स, लेकिन जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर को हम लोग को कैलकुलेशन करने के लिए कुछ चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी एंड कुछ चीजें आप लोग को इग्नोर करनी पड़ेंगी या तो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी है। अभी ये जो टर्नओवर हम निकाल रहे हैं, ये कौन से साल का निकाल रहे हैं? आंसर इज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग पिछले साल का ये सब टोटल मार रहे हैं। अगर पिछले साल का टोटल 1.5 करोड़ से कम आता है, मतलब 1.5 करोड़ तक आता है, तो करंट ईयर में वी वुड बी एलिजिबल। ठीक है, करंट ईयर में आप लोग का एलिजिबिलिटी बैठ जाएगा। आया क्या समझ में? आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? अगर पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहेगा, तो करंट ईयर में यू वुड बी एलिजिबल टू अवेल कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, इंक्लूजन्स चेक करते हैं। सबसे पहला, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। सबसे पहला है ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ब्रैकेट में एक्सेप्ट इनवर्ड आरसीएम। ठीक है, एक्सेप्ट इनवर्ड आरसीएम। इसका मतलब क्या हुआ? पिछले साल में जितना भी आप लोगों ने टैक्सेबल प्रोडक्ट्स को सेल किया है, ओके, वो सब का सब सेल्स आप लोग को ऐड करना है। ओके, लेकिन अगर आप लोगों ने आरसीएम से रिलेटेड कोई सर्विसेज लिया होगा, जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज, ओके, या फिर कोई भी हो सकता है, 16 सर्विस हमने पढ़ी है लास्ट लेक्चर में, तो जो भी 16 सर्विसेज है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वगैरह हो गया, तो जो भी कुछ सर्विसेज है, वो सर्विसेज अगर आपने ली है, उन सर्विसेज को ऐड नहीं करना है। एंड इट इज क्वाइट लॉजिकल कि इनवर्ड आरसीएम इज योर परचेजेस। ठीक है, इनवर्ड आरसीएम इज योर परचेज इज नॉट योर सेल। देखो, इनवर्ड आरसीएम मतलब कि आपने सर्विसेज लिया होगा, लिया मतलब परचेज हुआ, तो परचेज हम लोग क्यों ऐड करेंगे? हम लोग तो यहाँ पर टर्नओवर निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग को ऑल टैक्सेबल सप्लाईज ऐड करना है। मतलब कि टैक्सेबल सप्लाईज मींस सेल्स जिसके ऊपर जीएसटी लग सकता था, ओके, या लगा होगा, जो भी। पॉइंट क्लियर है क्या? ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज टू बी एडेड एक्सेप्ट इनवर्ड आरसीएम। क्लियर है पॉइंट?
सेकेंड पॉइंट, हम लोगों को क्या ऐड कर, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज मतलब कि ऐसा सप्लाईज जिसके ऊपर टैक्स का रेट 0% है। ओके, जिसके ऊपर टैक्स का रेट क्या है, 0%, 0%। तो ऐसी चीजों को भी ऐड करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछले साल वेजिटेबल्स वगैरह सेल किया। अब वेजिटेबल तो टैक्सेबल सप्लाई है नहीं। ओके, वेजिटेबल इज नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई। तो यहाँ पर वेजिटेबल के सेल को क्या ऐड नहीं करेंगे? आंसर इज नो, ऐसा नहीं, ऐड करेंगे। वी हैव टू ऐड वेजिटेबल का सेल्स एज वेल। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एग्जाम सप्लाईज का मीनिंग। एग्जाम सप्लाईज मीन्स नील रेटेड सप्लाई। नील रेटेड मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर जीएसटी का रेट 0% है। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट्स। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है, एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, इट इज अ जीरो रेटेड सप्लाई, बट इट इज नॉट एग्जेम्प्ट सप्लाई। ठीक है, थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पर हम लोग एग्जेम्प्ट सप्लाईज का डिस्कशन कर रहे हैं, नॉट एक्सपोर्ट्स। एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड थ्री थिंग्स: नील रेटेड, सेकेंड इज नॉन जीएसटी सप्लाईज। नॉन जीएसटी मतलब अपना पेट्रोल हो गया, लिकर हो गया फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये सारी चीजें होती है नॉन जीएसटी सप्लाईज। ओके, एंड द थर्ड वन इज होली एग्जेम्प्टेड। ठीक है, इज होली एग्जेम्प्टेड। होली एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने किसी नोटिफिकेशन के थ्रू उस प्रोडक्ट को या फिर उस सर्विस को एग्जेम्प्ट रखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड एग्जेम्प्ट हो, या फिर हो सकता है कि कुछ वैल्यू तक एग्जेम्प्ट हो, उसके ऊपर पूरा टैक्सेबल हो। तो वो सारी चीजें होली एग्जेम्प्टेड में कवर होती है। ठीक है, सो एग्जेम्प्ट सप्लाईज मींस नील रेटेड, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये सारा नील रेटेड होता है। नॉन जीएसटी, लिकर, पेट्रोल एंड होली एग्जेम्प्टेड, तो ये तीनों चीजों को भी हमको ऐड करना है। ठीक है, अपना दो पॉइंट्स क्लियर है क्या अब तक? और दो पॉइंट हम लोग सीखेंगे। थर्ड, थर्ड, इंटर स्टेट सप्लाईज टू सेम पैन। इंटर स्टेट सप्लाईज टू सेम पैन। अभी ये चीज हम लोगों ने सप्लाई के चैप्टर में थोड़ी सी पढ़ी भी थी। ओके, क्या था वो? फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में मेरा रजिस्ट्रेशन है, मेरा गुजरात में भी रजिस्ट्रेशन। सो दीज टू एंटिटीज वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। तो क्या ये सेल्स को हम लोग ऐड करेंगे टर्नओवर में? आंसर इज यस, ऐड करेंगे। तो अगर महाराष्ट्र ने गुजरात को कुछ सेंड किया है, विदाउट कंसिडरेशन भी अगर सेंड किया है, तो भी ऐड किया जाएगा। ओके, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने अपने ही एंटिटी को भेजा है तो क्यों ऐड करूं, नहीं। आपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सेल किया, सेम पैन का इंटर स्टेट सप्लाईज है, तो यहाँ पर वो ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पर वो ऐड होगा। सबको क्लियर है क्या, समझ में आया? अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। देखो, जो क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ ना, वो जितना भी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो मैं जनरल क्वेश्चंस को यहाँ पर साथ साथ में लेक्चर के साथ ही कर रहा हूँ। ओके, ताकि आपको क्वेश्चन ना आए। और इनकेस अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो आप टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में भी आप डाल सकते हो आपका क्वेरी, या फिर कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। अगर गुजरात का एंटिटी दिल्ली वाली एंटिटी को सेल कर रहा है, ठीक है, अपना एंटिटी दिल्ली में भी है, या फिर कोई अनदर पर्सन है, ओके, कोई भी पर्सन अगर दिल्ली में है, तो गुजरात वाला एंटिटी दिल्ली में सेल कर रहा है, तो क्या ये ट्रांजेक्शन दो बार ऐड होगा? महाराष्ट्र का टर्नओवर तो है ही है। ओके, तो महाराष्ट्र के टर्नओवर में तो ऐड हुआ, क्या गुजरात के टर्नओवर में भी ऐड होगा? आंसर इज यस, ऐड होगा। दो बार सेल हुआ है तो दो बार ऐड होगा। क्लियर है क्या? तुम लोग को ऐसा नहीं सोचना वही तो प्रोडक्ट है, वही तो बेचा, ऐसा तो हर चीज एक ही बार ऐड होगा। ओके, विप्स का ब्रेड है, विप्स का ब्रेड अगर विप्स की कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने हमको दिया, तो सेल तो वही चीज हो रही है, लेकिन अलग अलग लोगों को जा रही है, फिर अलग अलग लोग सेल कर रहे हैं। तो इसी तरीके से महाराष्ट्र वाले ने गुजरात को भेजा, गुजरात वाले ने दिल्ली को भेजा, तो यहाँ पर महाराष्ट्र के टर्नओवर में भी ऐड होगा, एंड गुजरात के टर्नओवर में भी ऐड होगा। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया है? ठीक है, लास्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। लास्ट वन इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, अगर आपने गुड्स को या फिर सर्विस को एक्सपोर्ट किया, इंडिया के बाहर सेल किया,
तो वो भी टर्नओवर आपको ऐड करना पड़ेगा। दिस इज नॉट एग्जेम्प्ट, दिस इज नॉट एग्जेम्प्ट, दिस इज नॉट एग्जेम्प्ट, इट इज जीरो रेटेड। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज। क्या बोलते हैं इसको? जीरो रेटेड सप्लाईज। सो जीरो रेटेड सप्लाईज आर टू बी एडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। गेटिंग इट और नॉट? आया है समझ में सबको? अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीजें हमको एक्सक्लूड करनी है। अभी एक्सक्लूड करना है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा माइनस ही करना है। ओके, एक्सक्लूड करना मतलब ये नहीं कि हमेशा माइनस ही करना है। कभी कभी इग्नोर करना भी एक्सक्लूजन कहा जाएगा। ओके, कभी कभी इग्नोर करना भी एक्सक्लूजन कहा जाएगा। आ रहा है समझ में? ओके, अभी एक एग्जांपल देता हूँ, उसके थ्रू आपको समझाऊंगा। यहाँ पर एक्सक्लूजन में सबसे पहला पॉइंट है जीएसटी एंड जीएसटी सेस। ओके, मतलब अगर आप लोग पिछले साल नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में थे, आपने जीएसटी चार्ज किया रहेगा। ओके, आपने जीएसटी चार्ज किया रहेगा। अब वो जीएसटी को क्या आपके टर्नओवर में हम ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? आंसर इस टर्नओवर में ऐड नहीं करेंगे। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल टर्नओवर इज 11,80,000 इंक्लूडिंग जीएसटी 1,80,000। ओके, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग यहां पर 1,80,000 को लेस करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 10 लाख रुपीज। एंड 10 लाख रुपीज वुड बी एडेड इन योर एग्रीगेट टर्नओवर। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है टर्नओवर इज 10 लाख रुपीज, जीएसटी इज 1.8 लाख रुपीज, तो अब इस केस में आप लोग क्या करेंगे? अब इस केस में क्या माइनस करेंगे आप लोग? नहीं, आप लोग अभी माइनस नहीं करेंगे। आप लोग क्या करेंगे? सीधा सीधा 10 लाख रुपीज ले लेंगे। आया है समझ में? सीधा सीधा आप लोग को 10 लाख रुपीज लेना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? ओके, यहां पर आप लोगों ने माइनस किया। क्यों माइनस किया? क्योंकि इसके अंदर इंक्लूडिंग था, लेकिन यहां पर माइनस नहीं किया क्योंकि आपको अलग से दिया था। ओके, तो ये मेरा कहने का मतलब था पहले। सबको समझ में आया? तो इसको मैं एक बॉक्स बना के रख रहा हूँ। ओके, सेकंड एक्सक्लूजन। सेकंड एक्सक्लूजन, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर। ओके, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर। अभी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर का क्या मीनिंग है वो सब? अभी फॉर एग्जांपल ये मेसर्स एबीसी एंड कंपनी। ओके, मेसर्स एबीसी एंड यहाँ पर कोई एक पर्सन है। अभी एबीसी एंड कंपनी ने इस पर्सन को लोन दिया है। क्या दिया है? लोन दिया है। तो अब जो रिसिपिएंट है, ये वाला लोन का जो रिसिपिएंट है, ये क्या करेगा? ये इन लोगों को इंटरेस्ट का पैसा देगा। ओके, इंटरेस्ट का पैसा देगा। अभी इन लोग को इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो क्या ये उन लोग के सेल्स में ऐड होगी? आंसर इज ऐड नहीं होगी। ठीक है, ऐड नहीं होगी। गेटिंग द पॉइंट? लोन हो गया, या फिर एफडी हो गया, या फिर सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट हो गया, या फिर ओवर क्या बोलते हैं उसको, ओडी का इंटरेस्ट हो गया। ओके, कोई भी इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा। आया समझ में? अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है किसी भी कारणवश, आपको ऐड नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू ऐड। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो किस किस चीजों पर मिलेगा तो ऐड नहीं करना है? लोन पर, या तो एडवांस देने पर, या तो डिपॉजिट्स पर। तो सर यहाँ पर कौन सा इंटरेस्ट ऐड होगा? कौन सा इंटरेस्ट ऐड होगा? वेरी यूनिक पॉइंट आई एम डाइवर्टिंग टू। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके रिसिपेंट को कुछ सेल्स किया, वो पैसा आपको नहीं दे रहा अभी। ओके, तो आपने बोला कि अभी अगली बार जब दोगे 1 महीने के बाद, मेरे को इंटरेस्ट भी चाहिए। तो वो इंटरेस्ट आपको ऐड करना है, उसके लिए कोई एक्सक्लूजन नहीं है। लेकिन ये इंटरेस्ट के लिए एक्सक्लूजन है। ये इंटरेस्ट कौन सा है? लोन पे ऊपर इंटरेस्ट मिलना, या फिर आपने सेविंग्स बैंक में पैसा रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, या तो आपने एफडी बनाई है एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, या तो आपने किसी को एडवांस दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है।
वो सारा इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड नहीं होगा। आया समझ में? ओके। एंड डिस्काउंट टर्नओवर मतलब कि अगर बिल डिस्काउंटिंग करने पर आपको कुछ इनकम हुआ है। ओके, बिल डिस्काउंटिंग समझते हो? अगर एग्जांपल मुझे 10,000 का बिल मिला है, मैंने इसको डिस्काउंट करके दे दिया 9,800 रुपीज। ओके, अब जब भी ड्यू डेट आ जाएगा, मैच्योरिटी डेट, ओके, ऑनरिंग वाला डेट आएगा, तब मैं रिसिपिएंट से या फिर जिसके ऊपर भी बिल बना है उससे मैं कितना रुपया लूंगा? 10,000। तो यहाँ पर जो 200 रुपये का मेरे को इनकम हो रहा है, क्या वो ऐड करेंगे? आंसर इज नो, वो ऐड नहीं करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आर यू क्लियर विद दिस? इंटरेस्ट हमको ऐड नहीं करना है। कौन सा इंटरेस्ट ऐड नहीं करना है? लोन के ऊपर मिला हुआ, या तो एफडी के ऊपर मिला हुआ, या तो एडवांस दिया उसके ऊपर मिला हुआ। डिस्काउंट इनकम भी ऐड नहीं करना है। कौन सा इंटरेस्ट हमको ऐड करना है? अगर लेट पेमेंट आ रहा है हम लोग को रिसिपिएंट से, उसके लिए हमने उसको इंटरेस्ट चार्ज किया, तो वो इंटरेस्ट हम लोग ऐड ऐड करेंगे। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? तो अपना यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग हो गया। तो इसको मैं एक बार जूम आउट करता हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट या जो भी है वो ले लो। ठीक है, तो ये अपना एग्रीगेट टर्नओवर का पूरा चार्ट हो गया। अभी जो एग्रीगेट टर्नओवर है, वो हम लोग को जो कैलकुलेशन करना है, ये हम लोग को ऑल इंडिया पैन बेसिस पे करना है। ओके, कैसे करना है? ऑल इंडिया पैन बेसिस पर। ऑल इंडिया पैन बेसिस का मतलब होता है किसी भी कंपनी का पूरे इंडिया में जो भी स्टेट्स में बिजनेस है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में बिजनेस है, गुजरात में बिजनेस है, एंड से तमिलनाडु में बिजनेस है। ओके, तो महाराष्ट्र का जो भी टर्नओवर रहेगा, फॉर एग्जांपल से 15 लाख, गुजरात का टर्नओवर से 10 लाख, तमिलनाडु का टर्नओवर से 12 लाख रुपया। तो हम लोग को एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट का मतलब होता है इंडिया में जितना भी मेरा ब्रांचेस है, ओके, कोई भी स्टेट में, ठीक है, हैविंग सेम पैन, उन सभी का मेरे को टर्नओवर क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो आप अपने इस केस में टोटल इट वुड बी 37 लाख रुपीज। ओके, अपना एग्रीगेट टर्नओवर वुड बी 37 लाख। हर स्टेट का पहले आप लोग को ये निकालना है जो हम लोगों ने अभी सीखा, उसके बाद आपको सब स्टेट्स का ऐड करना है। आई होप डिस्कशन इज वेरी क्लियर नाउ, सबको समझ में आ गया? ओके। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 सीआर से कम रहेगा, ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से वैल्यू से कम होना चाहिए, तो आप लोग को कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, ओके, पिछले साल में, तो आप लोग को करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। ओके, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू रुपीज 1.5 सीआर, देन देन यू आर एलिजिबल फॉर यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। आ रहा है क्या समझ में? गेटिंग द पॉइंट? सबको क्लियर है? और अगर आपका टर्नओवर कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में, ओके, स्पेसिफिक स्टेट्स का यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ, अगर आपका बिजनेस कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में है, ओके, कौन से स्टेट्स में मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, आपको याद कैसे रखना है? सुनाम क्यूब। सुनाम क्यूब, ठीक है। टी फॉर त्रिपुरा, एस फॉर सिक्किम, उत्तराखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड मेघालय। ओके, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ओके, अगर आपका बिजनेस इन स्टेट्स में है, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए जो है वो आसाम नहीं है, दिस ए इज अरुणाचल प्रदेश।
दिस ए इज अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है क्या? त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। अगर आपका बिजनेस इन स्टेट्स में है तो आपको 1.5 सीआर का लिमिट नहीं मिलेगा, आपको 75 लाख का लिमिट मिलेगा। क्योंकि अगर आपका टर्नओवर 75 लाख तक रहेगा, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। अगर 75 लाख तक है तो यू आर एलिजिबल। उसके ऊपर है अगर आपका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर, देन यू आर नॉट एलिजिबल। क्लियर है क्या? लेकिन अगर आपका बिजनेस नॉर्मल स्टेट्स में भी है एंड स्पेसिफिक स्टेट्स में भी है, जैसे अगर किसी का बिजनेस महाराष्ट्र में भी है, त्रिपुरा में भी है, ठीक है, महाराष्ट्र में बिजनेस है 60 लैक्स, त्रिपुरा में बिजनेस है 18 लैक्स, तो क्या यहाँ पर हम लोग को 1.5 सीआर, इन लोग का टोटल कितना है 78 लैक्स है, हम लोग को यहाँ पर 1.5 सीआर से कंपेयर करना है या फिर 75 लाख से कंपेयर करना है? आंसर इज 75 लाख से कंपेयर करना है। ओके, तो जब कभी भी आपका जो स्टेट है वो स्पेशल कैटेगरी में आ गया, ओके, तो इस केस में आप लोग का जो थ्रेशोल्ड है वो कम हो जाएगा। ओके, थ्रेशोल्ड कम एप्लीकेबल होएगा। आई होप द डिस्कशन इज टोटली क्लियर नाउ। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे अभी। यहाँ पर लिस्ट भी दिया हुआ है सुनाम क्यूब का। अपना एग्रीगेट टर्नओवर का डिस्कशन भी हो गया। अभी हम लोग डिस्कशन डिस्कशन करेंगे फर्स्ट सप्लाईज का। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अपॉन फर्स्ट सप्लाईज। अभी फर्स्ट सप्लाईज अपने चार्ट में यहाँ पर दिया हुआ है राइट हैंड साइड पे। ओके, पार्ट नंबर 5 में दिया हुआ ये फर्स्ट सप्लाईज। अब फर्स्ट सप्लाईज क्या होता है और हम लोग इसका रिलेवेंस क्यों ले रहे हैं वो सुनो। फर्स्ट सप्लाईज आप लोग को कब चेक करना है? जब आपका बिजनेस करंट ईयर में स्टार्ट हुआ हो। ओके, ओनली व्हेन योर बिजनेस इज स्टार्टेड इन द करंट ईयर। ओके, तो फर्स्ट सप्लाईज कहाँ पर कब चेक करना है? व्हेन इट इज फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। व्हेन इट इज फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहां तक समझा? आगे सुनो। मान के चलो कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2023 को। ओके, मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2023 को। अभी 30 सितंबर तक, ओके, 30 सितंबर तक मेरा जो टर्नओवर था इट इज से ₹20 लैक्स। ठीक है, 20 लाख का मेरा टर्नओवर था। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने कोई रजिस्ट्रेशन लिया नहीं रहेगा। ओके, अभी अज्यूम कर रहे हैं कि हम कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हैं। अज्यूम कर रहे हैं, देखो नॉर्मल में भी जा सकते हो 1 अक्टूबर से, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप लोग अज्यूम करो कि हम लोग कंपोजिशन में जा रहे हैं 1 अक्टूबर से। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि आप लोग को कंपोजिशन स्कीम का लिमिट जो पिछले साल का टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए? 1.5 सीआर से कम होना चाहिए था। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन हमने देखा था अभी अभी जस्ट। लेकिन इसके साथ साथ और एक कंडीशन है जो सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 3 में। क्या लिखा हुआ है? अगर आपका बिजनेस करंट ईयर में 1.5 करोड़ से ऊपर चले जाता है, देखो जिधर भी मैं 1.5 करोड़ बोलूं उधर 75 लाख ऑटोमेटिक समझना है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख करंट ईयर में क्रॉस करता है तो आप लोग को उसी दिन कंपोजिशन स्कीम छोड़ना पड़ेगा और नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अभी हम यहाँ पर अजम्पशन ले रहे हैं कि 31 दिसंबर तक हम लोग का टर्नओवर 1.5 करोड़ हो रहा है। ओके, अभी 1.5 करोड़ का जो टर्नओवर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक का टर्नओवर 1.5 करोड़ का बात हो रहा है, या फिर 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल बोल रहा हूँ, आप लोग 1.5 करोड़ तक बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, करंट ईयर में भी आप 1.5 करोड़ तक की बिजनेस कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम में। तो 1.5 करोड़ का जो मीनिंग है वो ये 20 लाख को छोड़ करके है, या फिर एडिशनल आप 1.5 करोड़ कर सकते हो। मतलब ये 20 लाख के अलावा 1.5 करोड़ कर सकते हैं, या फिर 1.5 करोड़ के अंदर ये पूरा का पूरा आ गया। आंसर इस 1.5 करोड़ में ये पूरा का पूरा आ गया। ओके, 1.5 करोड़ में ये पूरा का पूरा आ गया। इसका क्या मीनिंग है सुनो।
फर्स्ट सप्लाईज मीन्स टर्नओवर फ्रॉम 1 अप्रैल, टर्नओवर फ्रॉम 1 अप्रैल टू डेट ऑफ डेट ऑफ लायबिलिटी टू रजिस्टर। ओके, मतलब 20 लाख तक मेरे को नंबर नहीं लेना था, तो मतलब इन दिस केस टर्नओवर टिल 30th September would be called as first supplies, would be called as first supplies। ओके, तो ये 20 लाख को छोड़ करके और एडिशनल 1.5 करोड़ करने मिलेगा, या फिर 1.5 करोड़ के अंदर ये 20 लाख ऑलरेडी आ गया। आंसर इस 1.5 करोड़ के अंदर ये 20 लाख इंक्लूडेड है, मतलब कि आपको ये इंक्लूड करके चेक करना है। गेटिंग द पॉइंट? मतलब अभी जो बचा हुआ साल है आपका, ये बचे हुए साल में मतलब 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक आप कितना सेल कर सकते हो? आप लोग सिर्फ कर सकते हो 1.3 CR। आप लोग सिर्फ 1.3 CR का सेल्स कर सकते हो। ओके, कंपोजिशन स्कीम में रह के आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कंपोजिशन स्कीम में अभी आया हूं तो अब मैं 1.5 करोड़ करूंगा, नहीं। जो आपका फर्स्ट सप्लाईज था उसको गिन करके आपको 1.5 करोड़ करना है। आया समझ में? तो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा था, अगर आपका टर्नओवर 31 दिसंबर तक 1.3 CR हो चुका है, तो आप लोग को 1 जनवरी से नॉर्मल में जाना पड़ेगा। ओके, नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा, मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तो तक, तब तक तो आप लोग अनरजिस्टर्ड थे। फिर 30 सितंबर के बाद, दैट इज 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप लोग कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड थे, एंड 1 जनवरी से आप लोग नॉर्मल में रहोगे। ओके, तो टैक्स रेट भी वैसे ही लगेगा। अनरजिस्टर्ड थे तब कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो। कंपोजिशन में थे तभी कंपोजिशन का रेट, नॉर्मल में रहोगे तब नॉर्मल का रेट। ओके, सो इसका और एक मीनिंग हम लोग यहाँ पर डिटरमाइन कर रहे हैं, और एक एनालिसिस हम लोग यहाँ से डिराइव करके जा रहे हैं कि जो फर्स्ट सप्लाईज है इसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। सो फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ओके, पर्पज ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, हम लोग को फर्स्ट सप्लाईज इंक्लूड नहीं करना है। फर्स्ट सप्लाईज नॉट टू बी इंक्लूडेड, नॉट टू बी इंक्लूडेड। नॉट टू बी इंक्लूडेड का मतलब ये हुआ कि ये 20 लाख के ऊपर हम जीएसटी कुछ भी नहीं भरेंगे, एंड जो कंपोजिशन स्कीम का पीरियड था उसमें हम लोग 1% भरेंगे, मतलब जो भी हम लोग का रेट रहेगा उसके हिसाब से भरेंगे। एंड जो नॉर्मल वाला रहेगा तो नॉर्मल में क्वेश्चन में दिया रहेगा रेट, तो उसके हिसाब से भरेंगे। आया है समझ में? सबको क्लियर हो गया फर्स्ट सप्लाईज क्या होता है? फर्स्ट सप्लाईज वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 1 अप्रैल से लेकर के जब तक आप लोग लायबल बनते हो उस पीरियड तक का टर्नओवर को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट सप्लाईज। फर्स्ट सप्लाईज को गिन करके 1.5 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हो। ओके, बट फर्स्ट सप्लाईज के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि वो पीरियड में आप अनरजिस्टर्ड थे। क्लियर है क्या? सो हियर वी कंप्लीट विथ फर्स्ट सप्लाईज। आई होप सबको समझ में आ रहा है। अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एरिया डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पर्सन्स इनएलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। सबसे पहला पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता, चाहे उसका टर्नओवर 1.5 CR या फिर 75 लाख से कम हो ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो है सबसे पहला नॉन टैक्सेबल सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब कि जो पर्सन गुड्स या फिर सर्विसेज जो नॉन टैक्सेबल है वो बेच रहा है, जैसे पेट्रोल, लिकर। ओके, सो जो भी पर्सन पेट्रोल बेचना चाहता है या फिर लिकर वगैरह देना, मतलब सेल करना चाहता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। ओके, अब तक कोई नॉन टैक्सेबल सर्विसेज नहीं है, सारी सर्विसेज तो जीएसटी के अंदर ही है। तो पेट्रोल, लिकर ही नॉन टैक्सेबल गुड्स कहलाते हैं। ओके, तो नॉन टैक्सेबल गुड्स अगर आप लोग को सेल करना है देन आप लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। ठीक है, फिर चाहे आपका टर्नओवर 75 लाख या फिर 1.5 CR से कम ही क्यों ना हो। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप लोग आपके स्टेट से दूसरे किसी स्टेट में आप गुड्स को बेचना चाहते हो, तो क्या आप महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो, आपको गुजरात में गुड्स को सेल करना। ओके, गुजरात में गुड्स को सेल करना है, तो यहाँ पर आप लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। अभी सर हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले पढ़ा
इंटर स्टेट सप्लाईज टू सेम पेन तो ऐड हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखा हम लोगों ने इंटर स्टेट सप्लाईज, ठीक है, टू सेम पेन, ये तो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं आप। और अभी बोल रहे हैं कि ऐसे लोग तो कंपोजिशन स्कीम में आ नहीं सकते। तो इन दोनों में तो डिफरेंस हो गया। आंसर इज नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये हम लोग का पिछले साल का टर्नओवर है। ओके, पिछले साल आप लोगों ने इंटरसेट सप्लाईज किया रहेगा, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में अगर आप लोग आ रहे हो, देन आप लोग करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम में इंटरस्टेट सप्लाईज नहीं कर सकते। ओके, पिछले साल आपने किया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन करंट ईयर में यू कैन नॉट मेक इंटरस्टेट सप्लाईज, यू कैन नॉट मेक इंटरस्टेट सप्लाईज। आया समझ में? आगे, इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब कि आप सर्विसेज भी दूसरे कहीं पर दे नहीं सकते। ओके, आपके स्टेट से आप दूसरे किसी को सर्विस नहीं दे सकते, दूसरे किसी स्टेट वाले को। ठीक है, तो इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज ऑल्सो इनएलिजिबल। तो सबसे पहला क्या था इनएलिजिबल में? नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, दैट इज पेट्रोल लिकर वगैरह नहीं बेचना है। सेकंड, दूसरे स्टेट में नहीं बेचना है। क्लियर है? इसका लॉजिक ये है कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। बराबर है? तो अगर हम लोग महाराष्ट्र से गुजरात में कुछ गुड्स भेज रहे हैं, तो यहाँ पर रेवेन्यू किसका बनेगा? गुजरात का बनेगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का बनेगा। अभी कोई पर्सन अगर महाराष्ट्र में कंपोजिशन स्कीम में है, ओके, 1% पे कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट को लॉस होएगा ड्यू टू महाराष्ट्र पर्सन। क्यों ऐसा? गुजरात गवर्नमेंट को 1% मिलेगा। ओके, तो इसीलिए गुजरात गवर्नमेंट बोला कि हम लोग को 1% मिले, ये हम लोग नहीं चाहते। मतलब कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करना चाहते हैं, मतलब आप गुजरात में सेल करना चाहते हैं, तो आप लोग को नॉर्मल जीएसटी ही भरना पड़ेगा। आया समझ में? क्योंकि 1% सामने वाले स्टेट को मिलेगा फिर। ओके, 1% से वो सामने वाला स्टेट हैप्पी नहीं है, इसीलिए उसने बोला कि हम लोग के स्टेट में इंटरस्टेट सप्लाई आने नहीं देंगे। अगर आपको इंटरस्टेट सप्लाई करना है, तो आप लोग को नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेकर के करना है। क्लियर है पॉइंट? अभी ये इंटरस्टेट सप्लायर को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं विथ रेफरेंस टू चार्ज ऑफ जीएसटी। ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर में हमने देखा था इंटरस्टेट सप्लाईज हम लोग किन किन चीजों को बोलेंगे। उसमें स्पेशल पॉइंट था, अगर हमने एसईजेड को सेल किया, ओके, किसको सेल किया? एसईजेड को, तो भी इंटरस्टेट है। तो इन सिंपल वर्ड्स, कंपोजिशन पर्सन कैन नॉट सेल टू एसईजेड। समझ में आ रहा है क्या? सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट की बात कर रहा हूँ। आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 में एंड सेक्शन नंबर 8 दोनों में हम लोगों ने देखा एसईजेड को सेल करने पर उसको हम लोग इंटरस्टेट बोलते हैं। एंड यहाँ पर लिखा है इंटरस्टेट वाला नहीं आ सकता। मतलब कंपोजिशन पर्सन कैन नॉट मेक सप्लाईज टू एसईजेड, कैनॉट डू कैनॉट डू एक्सपोर्ट्स, ओके, टू अदर कंट्री। यहाँ पर लिख देता हूँ, कैनॉट डू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आ रहा है क्या पॉइंट समझ में? सबको क्लियर है? एसईजेड को बेचना इज इंटरस्टेट सप्लाई, एंड यहाँ पर बोला इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कंपोजिशन पर्सन कैन नॉट मेक इंटरस्टेट सप्लाई, कैन नॉट सप्लाई टू एसईजेड, और ही कैन नॉट एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज। आया है समझ में? नेक्स्ट, अब यहाँ पर अमेंडमेंट है फॉर May 24, June 24 एग्जाम्स, यहाँ पर अमेंडमेंट है। ठीक है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब यहाँ पर देखो अमेंडमेंट क्या है। पहले क्या था? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप गुड्स बेच रहे हो या फिर सर्विस दे रहे हो, तो गुड्स का सप्लायर एंड सर्विस का सप्लायर दोनों इन एलिजिबल। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मुझे अमेजोन से वॉच सेल करना है, ठीक है, अमेजोन से मुझे वॉच सेल करना है, तो जो वॉच का सप्लायर है, ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अभी यहाँ पर अमेंडमेंट के थ्रू जो गुड्स सप्लायर होंगे ईसीओ से, उन लोगों को अलाउ किया गया है, उन लोगों को क्या किया गया है? अलाउ किया गया है कि आप लोग कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस। कंडीशन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे नीचे। दीज आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। E-commerce operator has to fulfill certain conditions, okay, in order to allow goods supplier to sell from his platform। मतलब कि अमेजोन को अगर वॉच सेलर को सप्लाई करने देना है अंडर कंपोजिशन स्कीम, सो अमेजोन हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस है सुनो। E-commerce operator, that is Amazon, shall allow the supply of goods by that person only if
ओके, ओनली इफ एनरोलमेंट नंबर हैज बीन अलॉटेड। एनरोलमेंट नंबर हैज बीन अलॉटेड मतलब कि जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पे गुड्स के सप्लायर को एक अलग से नंबर मिलने वाला है, एक एनरोलमेंट नंबर मिलने वाला है, कॉमन नंबर। ठीक है, कॉमन एनरोलमेंट नंबर करके है वो नंबर मिलने वाला है। वो नंबर अगर होगा उस सप्लायर के पास, तो ही ई कॉमर्स ऑपरेटर अलाउ करेगा अंडर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जो भी वॉच सप्लायर है उसको ये इंश्योर करना है, एंड रदर ई कॉमर्स ऑपरेटर को इंश्योर करना है कि वो लोग इंटर स्टेट सप्लाई ना करें। Amazon has to ensure, okay, Amazon has to ensure that goods supplier does not make interstate supply। आया समझ में? क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई करेगा तो फिर पॉइंट नंबर 2 में अटक जाएगा। ओके, तो इंट्रास्टेट ही करना है। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर, समझ में आ रहा है? द थर्ड कंडीशन, द ई कॉमर्स ऑपरेटर shall collect tax at source अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अभी इसका क्या मीनिंग है वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। सो नाउ वी आर लर्निंग द कंसेप्ट ऑफ टीसीएस। ओके, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस का कंसेप्ट क्या होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए इज द सप्लायर, बी इज द रिसिपिएंट, एंड अमेजॉन इज द ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल बी ने एक ऑर्डर प्लेस किया अमेजॉन पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर वैल्यू इज से 10,000 रुपीज, 1,800 का जीएसटी है, टोटल बिकम्स 11,800। अब यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर बी अमेजोन को कितना रुपया देगा? 11,800 रुपीज बी वुड बी लायबल टू पे टू अमेजोन। अमेजोन ए को कितना रुपया देगा? अमेजोन ए को 11,800 में से अपना पहले कमीशन माइनस कर लेगा। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट ने अमेजोन को बोला है कि आपको 1% टैक्स को रिटेन करना है और फिर सप्लायर को पैसा रिमिट करना है। तो अज्यूम करते हैं अमेजोन का कमीशन 4% ऑन 10,000 है, दैट इज 400 रुपी। ओके, एंड टीसीएस का रेट इज 1% फिक्स्ड, सो 100 रुपीज इज द टीसीएस। सो नेट इट विल बिकम 11,300। ओके, सो अमेजोन वुड बी लायबल टू कलेक्ट टीसीएस 100 रुपीज, एंड ये अमेजोन को किसको पे करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को पे करना। ओके, गवर्नमेंट को पे करेगा अमेजोन 100 रुपया। ओके, एंड 400 रुपये पे जीएसटी भी अमेजोन को पे करना है। यहाँ पर हम लोग अजम्पशन लिए ले रहे हैं कि 400 रुपये के अंदर जीएसटी आ गया। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करेगा? ये 100 रुपया जो मिला है हम लोग को, ठीक है, गवर्नमेंट को ये जो 100 रुपया मिला है फ्रॉम अमेजोन, गवर्नमेंट विल गिव दिस 100 रुपीज टू मिस्टर ए इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है? एक लेजर होता है गवर्नमेंट के पोर्टल पर। ओके, ये लेजर बनता कैसे है? ये लेजर बनता इस तरीके से कि आप आपके बैंक से जो भी पैसा ऐड करते हो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाके जमा होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हार्ड कैश है, आप बैंक में पैसा डालते हो तो बैंक में जो आपका अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक अकाउंट है गवर्नमेंट के पोर्टल पे। ओके, आप लोग आपके बैंक से पैसा डालोगे तो ये अकाउंट बढ़ेगा। अगर अमेजोन ने टीसीएस कलेक्ट किया है, अमेजोन ने टीसीएस पे किया, तो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बढ़ेगा। ठीक है, किसका? ए का। आया समझ में? क्लियर है पॉइंट? सो अमेजोन क्या करता है? टीसीएस को कलेक्ट करता है फ्रॉम ए। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि अमेजोन ने टैक्स कलेक्शन करना करना चाहिए। ओके, करना ही पड़ेगा, तभी ही गुड्स का सप्लायर अमेजोन के थ्रू कंपोजिशन स्कीम में रह के बिजनेस कर सकता है। नहीं तो पहले रेस्ट्रिक्टेड था। ओके, अर्लियर बिफोर दिस अटेम्प्ट इट वाज रेस्ट्रिक्टेड, बट फ्रॉम 1st October 2023 इट इज अलाउड, बट सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। ओके, लास्ट कंडीशन, GSTR 8 मतलब एक फॉर्म रहता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को फाइल करना पड़ेगा। तो वो फॉर्म इसको भरना ही पड़ेगा। वो तो ऑब्वियसली हर मंथ हम लोग अ, भरते ही है, दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर हर मंथ भरता है। ओके, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये जो फॉर्म GSTR 8 है ये भरना पड़ेगा। सबको क्लियर हो गया पॉइंट्स? सबको समझ में आया है? मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ। अमेजोन के थ्रू सर्विस देना अगर आपको देना है तो अलाउड है ही नहीं, बिल्कुल भी अलाउड। लेकिन अगर आपको अमेजोन के थ्रू गुड्स बेचना है तो अलाउड है।
लेकिन ये सब कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे के सारे कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। कौन से कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन, जो सप्लायर है उसके पास एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। सेकंड, वो सप्लायर इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना चाहिए। एंड वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीसीएस कलेक्ट करना चाहिए। एंड लास्ट, GSTR 8 ई कॉमर्स ऑपरेटर ने फाइल करना चाहिए। ये चारों कंडीशन को अगर आप फुलफिल करेंगे, तभी ही गुड्स का सप्लायर कंपोजिशन स्कीम में रह के ई कॉमर्स ऑपरेटर से बिजनेस कर पाएगा। ओके, तो सी पॉइंट तक क्लियर हो गया। आगे, डी, इन एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिन लोगों को कंपोजिशन स्कीम नहीं दी जाएगी। ओके, यहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे हैं, ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहे। ओके, मतलब ट्रेडर जो रहेगा, जो गुड्स खरीद के बेचता है, वो आ सकता है इन प्रोडक्ट्स का। ओके, बाकी प्रोडक्ट्स का तो वैसे भी आ सकता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स है, मैन्युफैक्चरर्स नहीं आ सकते। कौन सी चीज के मैन्युफैक्चरर? तो आपको याद रखना है, टीपा, दैट इज टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर्स। ओके, एरेटेड वाटर्स मतलब स्प्राइट, कोको कोला, इन सब के मैन्युफैक्चरर्स नहीं आ सकते। ठीक है। फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश एग्रीगेट एंड फ्लाई ऐश ब्लॉक। अभी तुम लोगों ने देखा रहेगा कि जिधर सीमेंट और रेती मिक्स होता है, ओके, तो बेसिकली एक सब्सटेंस बनता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको ईट बनाना है, ईट, तो उसके लिए ग्रे कलर का ईट अगर बनाना है तो फ्लाई ऐश एग्रीगेट रहता है। वो एग्रीगेट को मिक्सिंग करने के बाद सॉलिड फॉर्म बनता है, एक ब्लॉक बनता है। फिर वो ब्लॉक को हम लोग तोड़ते हैं तो ब्रिक्स बनता है। ओके, तो फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश एग्रीगेट एंड फ्लाई ऐश ब्लॉक, तो ये तीनों चीजें जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। बिल्डिंग ब्रिक, ओके, जो बिल्डिंग बनाने के लिए काम आती है, वो ब्रिक अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो भी आप लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। ठीक है। अर्दन एंड रूफ एंड टाइल, मतलब कि जो छत पे लगने वाली टाइल्स है वो, या तो जमीन पे लगने वाली टाइल्स है, वो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो भी आप नहीं आ सकते। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट नंबर ई, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। ओके, जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, ये कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, पर रेस्टोरेंट को छोड़ करके कोई दूसरा सर्विस आपको देना है तो आप लोग कंपोजिशन स्कीम में रह के नहीं दे सकते। ओके, लेकिन अगर आप लोग को नॉर्मल गुड्स के साथ साथ अलग से कुछ सर्विस देना है तो दे सकते हैं, लेकिन अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। ओके, एक स्पेसिफाइड लिमिट तक दे सकते हैं, उतना ही अलाउड है, उसके ज्यादा अलाउड नहीं है। ओके, एक बार और डिस्कस करते हैं अभी। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि सर्विस प्रोवाइडर जो रहेगा, जो सर्विस प्रोवाइडर रहेगा अदर देन, अदर देन रेस्टोरेंट, ओके, अदर देन रेस्टोरेंट, ये कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, रेस्टोरेंट सप्लायर कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, रेस्टोरेंट वाला कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है। तो रेस्टोरेंट को छोड़ करके कौन सी सर्विस हुई? जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई आर्किटेक्ट है, तो ये लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। ओके, ये लोग कंपोजिशन स्कीम में आ ही नहीं सकते। रेस्टोरेंट वाले आ सकते हैं। ओके, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है ग्रोसरी स्टोर, मेरा बिजनेस है ग्रोसरी स्टोर, मतलब मैं क्या बेच रहा हूँ? गुड्स का ट्रेडर हूं मैं, आई एम अ ट्रेडर ऑफ गुड्स। अभी क्या इसके साथ साथ मैं डिलीवरी का सर्विसेज नहीं दे सकता? आंसर इज यस, आप लोग दे सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पर डिलीवरी सर्विस दे सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक ही दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका गुड्स का टर्नओवर बहुत कम है लेकिन डिलीवरी का ही टर्नओवर बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं। तो डिलीवरी सर्विस का जो टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए? तो ये लोग कहते हैं 10% ऑफ, 10% ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट। ओके, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 10% ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट, और ₹5 लाख, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। ओके, इसका एग्जाम्पल्स भी लेंगे हम लोग। मतलब पिछले साल आपने जितना भी सेल्स किया रहेगा टर्नओवर, ओके, पूरा टर्नओवर का 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर। ओके, उतना आप लोग क्या कर सकते हो?
करंट ईयर में डिलीवरी सर्विस दे सकते हो अलॉन्ग विद दिस गुड्स। लेकिन कंडीशन तो वही है कि पूरा जो टर्नओवर है, ये टोटल टर्नओवर है, वो 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख से कम होना चाहिए। ओके, अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट मोर बेटर। अभी करंट ईयर है, अज्यूम करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ओके, ये करंट ईयर है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? फाइनेंशियल ईयर 21-22। ओके, अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान, तीन जगह पे मेरा बिजनेस था। ओके, महाराष्ट्र से मेरा सेल हुआ था 10 लाख रुपीज का, गुजरात से हुआ था 25 लाख रुपए का, एंड राजस्थान से हुआ था 30 लाख रुपए का। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर ऑब्वियसली इट इज अप टू 1.5 ईयर, सो आई एम एलिजिबल। अभी इस पीरियड में मैंने ग्रोसरी स्टोर ओपन किया हुआ था। ओके, ग्रोसरी स्टोर का मैं बिजनेस कर रहा था, लेकिन मैं डिलीवरी सर्विस के लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहा था। ओके, लेकिन अभी जो करंट ईयर है, करंट ईयर देखो, ये जो पूरा कारवा है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का था। ओके, अब हम लोग फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि 22-23 में हम लोग डिलीवरी सर्विस का चार्ज करने वाले हैं, मतलब हम लोग डिलीवरी सर्विस अलग से देने वाले, अलग से। ओके, क्या हम लोग डिलीवरी सर्विस दे सकते हैं? आंसर इज यस, दे सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफाइड लिमिट तक ही दे सकते हैं। क्या लिमिट रहेगी वो? 10% ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट, और 5 लाख विच एवर इज हायर। ओके, 1 लाख कहाँ से आया? 1 लाख आया है 10% ऑफ 10 लाख। अभी काफी स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक ये कर सकते हैं कि दे विल टेक द 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब सबका मिला के 10%, लेकिन नहीं, हम लोग को एग्रीगेट टर्नओवर का 10% नहीं लेना है, हम लोग को टर्नओवर इन स्टेट का 10% लेना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टर्नओवर इन स्टेट का हम लोग को 10% लेना है। सो 10 लाख का 10% दैट इज 1 लाख, और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो मैं 5 लाख दे सकता हूँ। ओके, आगे 2.5 लैक्स और 5 लैक्स विच एवर इज हायर, सो 5 लाख। 3 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, दैट इज 5 लाख। ओके, मतलब यहाँ पर मैं हर स्टेट में 5 लाख तक का क्या कर सकता हूँ? 5 लाख तक का मैं सर्विस दे सकता हूँ अलॉन्ग विद द गुड्स। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। समझ में आया क्या? अभी अगर मेरा बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल, अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं, मेरा बिजनेस खाली महाराष्ट्र में था। ओके, महाराष्ट्र से मेरा बिजनेस 1.2 करोड़ का था पिछले साल, प्रीवियस ईयर में। तो करंट ईयर में मैं कितना सर्विस दे सकता हूँ? प्रीवियस ईयर का टर्नओवर का 10%, दैट इज 12 लाख रुपीज, और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, दैट इज 12 लाख रुपीज। सबको समझ में आया क्या? आई होप द डिस्कशन इज क्लियर नाउ। तो ये वाला अपना हो चुका। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टर्नओवर इन स्टेट है, ये टर्नओवर इन स्टेट में इंटरेस्ट डिस्काउंट का टर्नओवर आपको ऐड नहीं करना है। ओके, इसको छोड़ करके टर्नओवर गिनना है। एंड ये जो सर्विस होगा वो रेस्टोरेंट को छोड़ करके होना चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट वाला तो वैसे भी आ सकता है। तो रेस्टोरेंट को छोड़ करके जो भी आप सर्विस देने वाले हो, वो बिजनेस की यहाँ पर बात हो रही है। एंड लास्ट वन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ओके, मतलब जो भी पर्सन को एग्जीबिशन लगाना है दूसरे किसी स्टेट में, तो दूसरा कोई स्टेट में आप लोग को नॉर्मल नंबर लेना पड़ेगा। ओके, यू कैन नॉट टेक कंपोजिशन स्कीम फॉर बिकमिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। आप लोग को नॉर्मल नंबर ही लेना पड़ेगा, जो भी एग्जीबिशन जो भी स्टेट में आप लगा रहे हो उस स्टेट में। एंड लास्ट वन इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ओके, जो भी पर्सन इंडिया के बाहर से इंडिया में बिजनेस करने आ रहा है, उस पर्सन को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ठीक है, अब अमेंडमेंट है फॉर मई 24 जून 24 एग्जाम्स। अमेंडमेंट है ये। ओके, अभी आप लोगों को मालूम है कि लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग,
ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स है। ओके, दीज आर द सप्लाई ऑफ गुड्स। एक्शनेबल क्लेम्स है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स तो कंपोजिशन स्कीम वाला कर सकता है ना, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर ये बोल रही है कि जो भी पर्सन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के बिजनेस में है, वो गुड्स के बिजनेस में चाहे भले हो, पर वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं बिजनेस कर सकता है। ओके, ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन टू सप्लाई दीज एक्शनेबल क्लेम्स। आया है समझ में? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, अभी हम लोग रेट ऑफ टैक्स का अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि कंपोजिशन पर्सन को क्या रेट ऑफ टैक्स से जीएसटी पे करना है। ओके, क्या रेट ऑफ टैक्स से जीएसटी पे करना है, अभी सुन। अभी यहाँ पर हम लोग तीन अलग अलग बाइफर्केशन करेंगे। सबसे पहला बाइफर्केशन रहेगा मैन्युफैक्चरर, सेकंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, एंड थर्ड ट्रेडर। ओके, तीन अलग कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर एंड ट्रेडर। अभी हम लोग यहाँ पर रेट्स लिखेंगे। सीजीएसटी का रेट, एसजीएसटी का रेट। ओके, और यहाँ पर लिखेगा आईजीएसटी का रेट नहीं। क्यों? क्योंकि आईजीएसटी लगता है इंटर स्टेट सप्लाईज में, एंड इंटर स्टेट सप्लायर कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो यहाँ पर आईजीएसटी आ ही नहीं सकता। मैन्युफैक्चरर को क्या रेट ऑफ टैक्स पे जीएसटी भरना है? आंसर इज 0.5%। 0.5%, ओके, ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट, ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट, मतलब पूरे स्टेट में आपने जितना बिजनेस किया। यहां पर अगेन इट इज नॉट एग्रीगेट टर्नओवर, इट इज टोटल टर्नओवर इन स्टेट। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर पूरे इंडिया के टर्नओवर पे आप क्यों जीएसटी भरोगे? ऑब्वियसली आपको आपके स्टेट के बिजनेस पे भरना है। तो 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट, एंड एसजीएसटी वुड बी सेम 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट। समझ में आया? सीजीएसटी का रेट वुड बी 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट। एसजीएसटी का रेट वुड ऑल्सो बी 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट। अब टोटल टर्नओवर का क्या मीनिंग होता है वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ओके, टोटल का मतलब क्या? देखो, अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता, नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन वाला, उसको एग्जेम टर्नओवर पे जीएसटी पे नहीं करना। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जो एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है, उसको पे करना पड़ेगा। ओके, तो टोटल मीन्स ऑल सप्लाईज। ओके, ऑल सप्लाईज इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज, इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज, बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर, बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और डिस्काउंट टर्नओवर। जो हमने ऊपर सीखा था इंटरेस्ट डिस्काउंट, उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना, लेकिन किस पे करना है? सारे सप्लाईज पर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट। सबको समझ में आ रहा है कि 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, इसको 2.5%, 2.5% ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट। अगेन सेम, टोटल टर्नओवर इन स्टेट ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट। आया समझ में? 2.5% ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट, इतने पे उसको पे करना है। अभी 2.5% ऑफ टोटल, टोटल का मतलब क्या? ऑल सप्लाईज इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज, बट बट एक्सक्लूडिंग बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर। एकदम सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, ट्रेडर। अब ट्रेडर को क्या रेट ऑफ जीएसटी पे करना है? 0.5% ऑफ
टैक्सेबल टर्नओवर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 0.5% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। ओके, टैक्सेबल टर्नओवर का परसेंटेज है। आ रहा है क्या सबको समझ में? एंड सेम विथ SGST। ओके, 0.5% ऑफ सेम टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट। ओके, टैक्सेबल टर्नओवर, यहाँ पर एग्जाम सप्लाईज के ऊपर हमको जीएसटी पे नहीं करना है इन केस ऑफ ट्रेडर। सिर्फ ट्रेडर के केस में, सिर्फ ट्रेडर के केस में आपको टैक्सेबल टर्नओवर पे ही जीएसटी भरना है। बाकी मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट्स वालों के ऊपर टैक्स का रेट क्या है? टोटल टर्नओवर, इट इज अ टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर समझ में आ रहा है क्या? आई होप द डिस्कशन इज वेरी क्लियर नाउ। इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। अगर कंपोजिशन वाला पर्सन आरसीएम का सर्विस लेता है, ओके, कंपोजिशन वाला पर्सन अगर आरसीएम का सर्विस लेता है, तो क्या उसको ये रेट पे जीएसटी भरना है या फिर जो नॉर्मल रेट रहेगा उस पे भरना है? आंसर इज नॉर्मल रेट जो रहेगा उस पे भरना है। ओके, ये जो रेट्स यहाँ पर तुम लोग को दिख रहे हैं, ये सारे रेट ऑफ जीएसटी जो है ये सेल्स के ऊपर लगने वाले हैं। किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर, मतलब कि जो आपका आउटवर्ड सप्लाईज है उसके ऊपर ये रेट्स है। ओके, उसके ऊपर ये रेट्स है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपका कोई आरसीएम का इनवर्ड सप्लाई है तो उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स जो रहेगा वो नॉर्मल जीएसटी रहेगा, नॉर्मल जीएसटी। ओके, कोई वहां पर अलग नहीं है। नॉर्मल जो जीएसटी का रेट रहेगा 18% रहेगा तो 18%, जीटीए रहेगा तो 5%, तो उस तरीके से लगेगा। लेकिन सेल्स के ऊपर जीएसटी का रेट क्या रहेगा? ये वाला। ओके, एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। मैन्युफैक्चरर 0.5%, 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर। रेस्टोरेंट 2.5, 2.5 टोटल टर्नओवर। ट्रेडर 0.5, 0.5 ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। क्लियर है पॉइंट? ओके, ये सब कहां पर लिखा हुआ है? ये सब लिखा हुआ है रूल नंबर 7 में। कहां पर लिखा है? रूल नंबर 7। तो अपना रेट्स हो चुका पूरा। फर्स्ट सप्लाईज भी हो चुका है। अभी हम लोग एक नया स्कीम पढ़ेंगे, दैट इज कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर और मिक्स्ड सप्लायर्स। ठीक है, सर्विस सप्लायर और मिक्स्ड सप्लायर्स। ओके, अब मिक्स सप्लायर कौन होता है वो हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद आपको ये पूरा क्लियर होगा। अभी हम लोगों ने इस स्कीम में जो देखा था उसमें एक इनएलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था। ओके, उस क्राइटेरिया में एक पॉइंट था, सर्विस प्रोवाइडर अदर देन रेस्टोरेंट कैन नॉट अप फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो ये जो नया स्कीम हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस स्कीम इज फॉर सर्विस प्रोवाइडर। ओके, ये स्कीम किसके लिए है? सर्विस प्रोवाइडर के लिए। ओके, सो लेट अस एनालाइज दिस स्कीम। तो हम लोग इस स्कीम का एप्लीकेबिलिटी पढ़ रहे हैं अभी। ओके, अब एप्लीकेबिलिटी में लिखा हुआ है कि सर्विस सप्लायर जो रहेगा, ओके, कौन? सर्विस सप्लायर, सर्विस सप्लायर अदर देन, ओके, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। ओके, सर्विस सप्लायर अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, ये आ सकता है कहां पर? प्रिजेम्पटिव स्कीम में। इसका हम लोग हेडिंग लिखते हैं प्रिजेम्पटिव स्कीम और न्यू स्कीम, दैट इज स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर। न्यू मतलब ये वैसे जुना है, लेकिन जब जीएसटी आया था तब नहीं था ये। ओके, इट इज अ प्रिजेम्पटिव स्कीम और सेक्शन 10(2)(a) का स्कीम, या फिर इसको स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर बोलो तो भी चलेगा। ओके, स्कीम फॉर, और स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इधर जगह नहीं बैठ रहा मेरे को। और स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर। ओके, एप्लीकेबिलिटी हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला चीज एप्लीकेबिलिटी में, जो पर्सन सर्विस प्रोवाइड करता है अदर देन रेस्टोरेंट वो आ सकता है। ठीक है, जैसे सीए, आर्किटेक्ट,
क्या ये लोग सब लोग आ सकते हैं? अब यहाँ पर हम लोग सेकंड पॉइंट देख रहे हैं जो डिराइव किया है हम लोगों ने। इट इज मिक्स्ड सप्लायर। ओके, मिक्स्ड सप्लायर का मीनिंग क्या होता है वो? अभी हम लोग ने देखा था पिछले स्कीम में कि जो पर्सन ग्रोसरी स्टोर चला रहा है उसको स्पेसिफाइड लिमिट तक की सर्विस देना है। लेकिन आपका वो लिमिट से ज्यादा अगर सर्विस दे रहे हो, आप उस लिमिट से ज्यादा सर्विस दे रहे हो, तो आप लोग को कंपोजिशन स्कीम छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो क्या प्रिजम्पटिव स्कीम मिल सकता है? आंसर इज डिपेंड करता है कि कंडीशंस आप फुलफिल कर पा रहे हो कि। ओके, तो यहाँ पर प्रिजम्पटिव स्कीम के एप्लीकेबिलिटी समझने के पहले एक चीज समझना। अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर, ओके, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो अगर 50 लाख रुपए से कम है तो ही आप लोग इस स्कीम में आ सकते हो। ओके, वहां पर लिमिट कितना था? 1.5 CR। यहाँ पर लिमिट कितना है? 50 लाख रुपीज का लिमिट है। मतलब पिछले साल का टर्नओवर अगर 50 लाख रुपए से कम है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब मिक्स सप्लायर का मीनिंग मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अज्यूम करते हैं कि आपका ग्रोसरी स्टोर है। ओके, ग्रोसरी स्टोर है एंड साथ में आप और भी कुछ सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस स्टार्ट कर दी। ओके, कुछ और सर्विस लेते हैं, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट सर्विस। ओके, ग्रोसरी स्टोर भी है आपका और आर्किटेक्ट सर्विस भी है, आप दोनों ही साथ में कर रहे हैं। अभी पिछले साल तक आप सिर्फ ग्रोसरी स्टोर ही कर रहे थे। ओके, पिछले साल तक आप कितना कर रहे थे? खाली ग्रोसरी स्टोर का ही आप बिजनेस कर रहे थे। से आपका बिजनेस था 30 लाख रुपीज। ओके, योर बिजनेस वॉज 30 लैक्स कमिंग फ्रॉम ग्रोसरी। खाली ट्रेडिंग ऑफ ग्रोसरी से बिजनेस कर रहे थे। तो पिछले साल यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ओके, अभी करंट ईयर में सिनेरियो कुछ अलग है। आप लोगों ने सोचा कि हम लोग आर्किटेक्ट का बिजनेस कर लेते हैं साथ 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 में। ओके, तो ग्रोसरी का बिजनेस थोड़ा सा समझो कम हो गया, 20 लाख का हो गया। ओके, अभी जो पिछला स्कीम हमने पढ़ा उसके हिसाब से सोच समझ के बताओ मेरे को कि करंट ईयर में आप लोग आर्किटेक्ट का सर्विस कितना दे सकते हो? कहना ऐसे प्रीवियस ईयर के टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब 5 लाख। तो आर्किटेक्ट सर्विस आपके लिए एलिजिबल कितना है? 5 लाख का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन अगर आप लोग का आर्किटेक्ट सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल 5 लाख से ज्यादा चला गया, से 7 लाख 8 लाख, तो इस केस में आप लोगों को प्रिजम्पटिव स्कीम में जाना पड़ेगा। ठीक है, प्रिजम्पटिव स्कीम में जाना चाहिए। अगर आपको कंपोजिशन में रहना है तो नॉर्मल में जाना है तो उधर भी जा सकते हो। लेकिन 5 लाख तक के टर्नओवर के लिए आप क्या कर सकते हो? कंपोजिशन में रह सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका टर्नओवर 5 लाख क्रॉस होएगा आपको प्रिजम्पटिव मिलेगा फॉर नेक्स्ट 25 लैक्स। सर नेक्स्ट 25 लाख समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आप लोग को पहले बताया कि लिमिट कितना है प्रिजम्पटिव का? 50 लाख का लिमिट है। ओके, तो अभी 50 लाख के लिमिट में आपने पहला 25 लाख का टर्नओवर तो कंपोजिशन स्कीम में कर लिया। ओके, प्रिजम्पटिव में अगर जाना है तो आपका जो लिमिट है कितना बैठेगा? 50 लाख का लिमिट है। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है ये आप लोग प्रिजम्पटिव स्कीम में कर सकते हो। ओके, एंड इसके बाद आपको नॉर्मल में जाना पड़ेगा। आई होप डिस्कशन इज क्लियर। ठीक है, एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझा तो रिवाइंड करना। पिछले साल ग्रोसरी का ही बिजनेस किया 30 लाख का। ओके, करंट ईयर में हम लोग सर्विस कितना दे सकते हैं कंपोजिशन स्कीम में? हम लोग दे सकते हैं 30 लाख का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो 5 लाख। ओके, सर्विस 5 लाख का दे सकते हैं। अभी हमने करंट ईयर में आर्किटेक्ट सर्विसेज भी देना शुरू कर दिए, तो 20 लाख का करंट ईयर में ग्रोसरी हुआ। ओके, उसके बाद आर्किटेक्ट भी चालू किया। तो पहले 5 लाख तक तो अलाउड था, लेकिन उसके ऊपर अलाउड नहीं था। तो उसके ऊपर अगर आपको बिजनेस करना है तो आप लोग को प्रिजम्पटिव में जाना पड़ेगा। पर प्रिजम्पटिव में भी तब तक ही जा सकते हो जब तक आपका जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं होता। द लिमिट इज 50 लैक्स। तो 50 लाख तक कंपोजिशन, उसके बाद नॉर्मल। आया है समझ में? तो अगर आपको प्योर सर्विस देना है तो आप जा ही सकते हो। एंड अगर आपको मिक्स सर्विसेज देना है, मतलब कि गुड्स भी सर्विस भी, तो उस केस में डिपेंड करता है, वो कंडीशन फुलफिल करने पर आपको देखना है। पहले 5 लाख तक कंपोजिशन स्कीम आपको मिल रहा था तो आप प्रिजम्पटिव में नहीं जा सकते। जब कंपोजिशन मिल रहा है तब कंपोजिशन को प्रेफरेंस दिया जाएगा। जब कंपोजिशन नहीं मिलेगा तभी ही प्रिजम्पटिव में आपको मिल रहा है। गेटिंग द पॉइंट? तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज कंपोजिशन। कंपोजिशन अगर आपके लिए नहीं बना है तो ही आपको प्रिजम्पटिव में नजर डालनी है। अगर आपको कंपोजिशन मिल रहा है पर आपने ऑप्ट नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को प्रिजम्पटिव मिलेगा, नहीं। अगर कंपोजिशन स्कीम आपको मिल रहा है
उधर ही जाना पड़ेगा, अगर वो नहीं चाहिए नॉर्मल। क्लियर है? अगर कंपोजिशन स्कीम आपको नहीं मिल रहा है, जैसे अपना ये वाला केस, फॉर टर्नओवर मोर देन 5 lakhs ऑफ आर्किटेक्ट सर्विस, तो कंपोजिशन में आपको बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर आप प्रिज्म टू में जा सकते हो, लेकिन लेकिन आप लोग को 25 लाख का ही लिमिट मिलेगा आगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी 25 lakhs का जो टर्नओवर है वो हो चुका है। आया समझ में? आई होप डिस्कशन इज क्लियर नाउ। ओके, ये वाला पॉइंट कहीं पर भी आपको यूट्यूब चैनल पर, कहीं पर भी बुक्स में किधर भी नहीं मिलेगा। ओके, दिस इज द एक्सक्लूसिव पॉइंट विच आई एम प्रोवाइडिंग इन माई यूट्यूब चैनल। ओके, सो आप लोग इसको ठीक से लिख के लेना। अभी हम लोग एप्लीकेबिलिटी पढ़ चुके हैं। ओके, 50 लाख का लिमिट मिलेगा, 50 लाख एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में कितना होना चाहिए? 50 लाख या उससे कम होना चाहिए, तो आपको करंट ईयर में दिया जाएगा। ठीक है, प्रिज्म टू स्कीम। प्रिज्म टू स्कीम में रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा? रेट ऑफ टैक्स इज 3% CGST, 3% SGST ऑन टोटल टर्नओवर इन स्टेट। टोटल टर्नओवर, टोटल मीन्स इंक्लूडिंग एग्जाम बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। क्लियर है? इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो वहां पर इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, एज इट इज इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर भी है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ करके। कौन सा पॉइंट? दैट पॉइंट इज सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि ये स्कीम बनाया ही सर्विस प्रोवाइडर के लिए। ओके, सो हियर वी कंप्लीट विद ऑल द सेक्शंस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, दैट इज सेक्शन नंबर 10 ही था, ऑल द पॉइंट्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अभी खाली रूल्स बाकी है, तभी हम लोग रूल्स का डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, अच्छा पहले एक बार सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ये अपना हो भी चुका है ऑलरेडी। अगर करंट ईयर में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख क्रॉस होता है, तो आप लोग को नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, फ्रॉम द डे यू आर क्रॉसिंग द टर्नओवर। कंपोजिशन पर्सन टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। ओके, थर्ड, अवेलमेंट ऑफ आईटीसी भी नहीं कर सकता है। ओके, एंड अगर आप लोगों ने गलत आईटीसी लिया है, सॉरी गलत कंपोजिशन स्कीम लिया है, मतलब आप इनएलिजिबल थे पर फिर भी आपने ले लिया, तो आपको ऑफिसर कंपोजिशन स्कीम से तो बाहर निकालेगा ही, उसके साथ साथ डिफरेंशियल टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी चार्ज करेगा अंडर द प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन। ओके, अब ये वाला पॉइंट, दिस इज द प्रोवाइजो। अभी यहाँ पर ये लोग ये कहते हैं कि अगर किसी पैन पर 2-3 रजिस्ट्रेशन है, ओके, तो कंपोजिशन स्कीम में अगर किसी को जाना है तो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में जाने चाहिए। ओके, अगर एक एंटिटी बोलता है कि, एक रजिस्ट्रेशन बोलता है कि मेरे को कंपोजिशन में रहना है, दूसरा बोलता है मेरे को नॉर्मल में रहना है, इट इज नॉट पॉसिबल। या तो सभी के सभी कंपोजिशन में रहेंगे, तीनों के तीनों, या तो फिर सब के सब नॉर्मल में। क्लियर है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है कि एक नॉर्मल एक कंपोजिशन। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। अभी यहाँ पर रूल्स थोड़े से लिखे हुए हैं, वो पढ़ लेते हैं। आईटीसी रिवर्सल ऑन स्विचिंग ओवर टू कंपोजिशन स्कीम। ओके, अभी ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर लिख लो, टू बी स्टडीड इन, टू बी स्टडीड इन इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर, आईटीसी चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो काफी लेंदी हो जाएगा ये लेक्चर। ओके, जो कि इंटेंशन नहीं है। तो आईटीसी चैप्टर में जब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तब ये वाला पॉइंट भी कवर अप कर लेंगे। ओके, ये वाला हमने ऑलरेडी देखा। सिंगल एप्लीकेशन डीम टू बी एप्लीकेशन फॉर ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस। कंपोजिशन पर्सन को अपने शॉप के बाहर या फिर अपने बिजनेस यूनिट के बाहर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, एंड उसका नोटिस या फिर साइन बोर्ड जो रहेगा, नोटिस बोर्ड, साइन बोर्ड, वहां पर भी लिखना पड़ेगा। एंड जो भी वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, देखो कंपोजिशन पर्सन क्या इशू करता है? बिल ऑफ सप्लाई। नॉर्मल पर्सन क्या इशू करता है? टैक्स इनवॉइस। तो बिल ऑफ सप्लाई पर उसको कुछ पर्टिकुलर्स मेंशन करना है, जो यहाँ पर लिखा है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ओके, ऐसा लिखना पड़ेगा उसको। अभी कुछ रूल्स यहाँ पर देख रहे हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड है। रूल नंबर 3, यहाँ पर कहा जाता है कि कंपोजिशन स्कीम में अगर आपको जाना है तो आपको साल के बिगिनिंग में बताना पड़ेगा। ओके, मतलब मार्च 15 से लेकर के मार्च 31 तक, वैसा कुछ टाइम लिमिट रहता है। तो साल के स्टार्टिंग में आपको बताना पड़ेगा, तो ही आप क्या कर सकते हो, कंपोजिशन स्कीम में शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन है, तो साल के बीच में से भी आप नया रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ठीक है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स, अगर नॉर्मल से कंपोजिशन में जाना है तो ईयर के बिगिनिंग में बताना पड़ेगा। ओके, ईयर के बिगिनिंग में बताना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपका फर्स्ट टाइम ही कंपोजिशन में आप जा रहे हो तो फिर साल के बीच में भी चलेगा, ओके, मिडल ऑफ द ईयर इज ऑल्सो पॉसिबल, ओके। लेकिन अगर कंपोजिशन से नॉर्मल में जाना है तो एनी टाइम, गवर्नमेंट बोलता है नॉर्मल में जाना है एनी टाइम यू आर वेलकम, ठीक है। अब ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ये में हम लोगों ने क्या बोला, आगे डिस्कशन करेंगे आईटीसी चैप्टर में। ये वाला पॉइंट मैंने डिस्कस किया। अभी जो रूल नंबर 5 है वो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सीटीपी एनआरटीपी को ये वाला स्कीम नहीं मिलेगा, ओके, हमने ऑलरेडी देखा। आरसीएम के ऊपर नॉर्मल रेट पे जीएसटी भरना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड प्रोडक्ट्स आपको नहीं करना है। बिल ऑफ सप्लाई पे क्या मेंशन करना है ये हो चुका है, नोटिस साइन बोर्ड पे क्या मेंशन करना है ये भी हो चुका है, शायद वो रिपीटेशन हो गया। ओके, रूल नंबर 6 अपने लिए थोड़ा सा यहाँ पर नया है। रूल नंबर 6, पर्सन टू फाइल एप्लीकेशन इन सीएमपी 04 बिफोर विदड्रॉइंग। मतलब कि अगर आपको कंपोजिशन स्कीम छोड़ना है तो आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि मेरे को कंपोजिशन स्कीम से निकल के नॉर्मल में जाना है, ओके। अगर ऑफिसर चाहे तो आपको एक शो कॉज नोटिस दे सकता है। शो कॉज नोटिस मतलब ऑफिसर पूछता है, ठीक है, ऑफिसर आस्क्स दैट पर्सन कि आपका ये कंप्लायंस हुआ है क्या, आप बताओ, ठीक है, क्या क्या रीजन की वजह से आप जाना चाहते हो। तो हम लोग को उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ही इज गोइंग टू इशू शो कॉज नोटिस, देन यू आर सपोज टू रिप्लाई टू दैट शो कॉज नोटिस विद इन 15 days, ओके। आपके रिप्लाई के बाद अगले 30 दिन में ऑर्डर पास होगा, ओके। ऑर्डर मतलब फाइनल डिसीजन बाय दैट ऑफिसर, ठीक है। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ऑफिसर पहले शो कॉज नोटिस देगा जिसका रिप्लाई आपको 15 दिन में करना है। आपके रिप्लाई के 30 दिन में ऑर्डर पास होगा, ठीक है। रूल नंबर 6 यहाँ पर आगे है, और भी इसमें लिखा हुआ है, फर्निश स्टॉक डिटेल्स इन आईटीसी 01 विद इन 30 days ऑफ विड्रॉल ऑफ ऑप्शन। अब जैसे ही कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन छोड़ोगे तब आपको आपके पास कितना स्टॉक था उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा 30 days के अंदर अंदर, ओके। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलती कर लिया है जिसकी वजह से आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलना चाहिए, तो आपको खुद से ही निकलना चाहिए विद इन 7 days ऑफ नॉन कंप्लायंस, ठीक है। एंड अगर ऑफिसर कैंसिल करता है तो डिफरेंशियल टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी ये सब भरना पड़ेगा, क्लियर। So here we complete with the entire composition scheme. I hope you liked the lecture. Thank you so much. Take care.